जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड या यूपीएसआई एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं तो उसके लिए हम ये मॉक टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं। लेकिन स्पेशली मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया फिशिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों फिशिंग एक प्रकार का जो होता है वो साइबर क्राइम होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई ईमेल भेजकर, कोई वेबसाइट के थ्रू या कोई मैसेज भेजकर उसकी जानकारी चुरा लें तो वो होता है फिशिंग। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नकली ईमेल भेजकर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी चुराना वो आपका फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में साइबर अपराधों के लिए कौन सा प्राथमिक कानून है? दोस्तों हमें बताना है कि जो भारत में साइबर अपराध होते हैं, साइबर अपराध के बारे में बात करूं तो ऐसे अपराध जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं वो साइबर अपराध होते हैं। तो साइबर अपराधों के लिए कौन सा कानून है? सही जवाब होगा आपका आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ, तो 17 अप्रैल सन 2000 को ये लागू किया गया था। ठीक है, 17 अप्रैल सन 2000। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, भारत में ना जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय साइबर अपराधों के लिए ना एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाता है। वो है आपका 1930 1930। एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर अपराधों के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था साइबर अपराधों के लिए कौन सा प्राथमिक कानून है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना या डराना क्या कहलाता है? दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करते हैं या डराते हैं तो इसे कहा जाता है साइबर बुलिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, साइबर बुलिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? मेलवेयर क्या होता है? दोस्तों मैं बात करूं मेलवेयर की। देखो जब भी ना किसी के आगे प्रीफिक्स लग जाए मेल, तो मेल का मतलब होता है बुरा या खराब। तो मेलवेयर एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर या हानिकारक प्रोग्राम होता है जो बिना अनुमति के किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सिस्टम में डाल दिया जाता है और जो हमारी डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, हमारा डेटा चुराता है, हमारा जो काम है उसको बाधित कर देता है। तो मेलवेयर एक प्रकार का मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मलेशियस का मतलब है कि ये हानिकारक होता है। हानिकारक इसलिए है क्योंकि ये एक तो बिना अनुमति के प्रवेश करता है, दूसरा हमारी गोपनीय जानकारी चुरा सकता है। तो मेलवेयर के बारे में आप याद रखना, मेलवेयर की फुल फॉर्म है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ओटीपी आप सभी जानते हैं, इसका पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किस सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अनधिकृत जो एक्सेस है उसको रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? ऑप्शन ए फायरवॉल का। ऑप्शन ए सही जवाब है, फायरवॉल। फायरवॉल ना एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होती है जो क्या काम करता है, जो नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसकी निगरानी करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो आपसे पूछा जाए कि फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने का तरीका है कि आप उसको 2 स्टेप का लॉक लगा दें। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? आईटी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सी धारा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, धारा 66। ये हैकिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हैकिंग। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डेटा को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों डेटा को कूटबद्ध यानी कि कोडिंग करने की प्रक्रिया को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एन्क्रिप्शन। देखो एन्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे हम व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप की जब हम कोडिंग देखते हैं तो बहुत कोड में उसके शब्द जाते हैं। ठीक है, वो एन्क्रिप्शन होता है। तो किसी डाटा को कोड करने की क्रिया एन्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? पहचान की चोरी करना साइबर अपराध है, पायरेसी भी होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना ये साइबर अपराध नहीं है।
ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था। दोस्तों साइबर स्पेस क्या है, इंटरनेट और कंप्यूटर के नेटवर्क से बना एक आभासी डिजिटल क्षेत्र होता है। दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेट और कंप्यूटर के नेटवर्क से बना आभासी क्षेत्र साइबर स्पेस है, और साइबर स्पेस शब्द विलियम गिब्सन ने दिया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, विलियम गिब्सन। यहाँ पे लिखा गया टिम बर्नर्स ली। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि WWW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाना क्या कहलाता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर अगर आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको कहा जाता है फेक न्यूज़। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फेक न्यूज़। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रोजन हॉर्स की, तो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है जो मतलब बहुत कैसा दिखता है, देखेगा तो असली, लेकिन होता जो है वो नकली है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है ट्रोजन हॉर्स, जो हमारी गोपनीय जानकारी चुराता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ईमेल के माध्यम से आने वाले अनचाहे संदेशों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब भी हम अपने ईमेल खोलेंगे तो आपके पास ना बहुत सारे बिना फालतू के या बिना मतलब के मैसेज या ईमेल आपको देखेंगे, तो ऐसे अनचाहे संदेशों को स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, स्पैम। दोस्तों ईमेल का जनक कौन है, तो रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जनक हैं। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है, रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर छिपकर नजर रखना क्या कहलाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। किसी व्यक्ति को अगर आप गुपचुप तरीके से नज़र रख रहे हैं तो उसको बोलेंगे साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चिकनकारी कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई होती है, और ये लखनऊ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे। और मैं आपको बता दूं लखनऊ में ना रूमी दरवाज़ा है, और रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है, 60 फीट है, 60 फीट। ये भी आप याद रखें। और रूमी दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है, तुर्की गेट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनारस को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बनारस के बारे में, तो वाराणसी का नाम ना दो नदियों के नाम पर वरुणा प्लस असी वाराणसी पड़ा है। तो वरुणा और असी दो अलग अलग नदियां हैं, और इन नदियों के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। वाराणसी के बारे में बता दूं, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो बनारस से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बनारस उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। अगला प्रश्न, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है। दोस्तों म्यांमार एशिया का देश है, भारत का पड़ोसी है, और इसकी मुद्रा है क्यात। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्यात। दोस्तों यहाँ लिखा गया है रिंगित। रिंगित मलेशिया की मुद्रा का नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मलेशिया की मुद्रा। येन जो है वो जापान की मुद्रा है, और टका आप जानते हैं ये बांग्लादेश की मुद्रा है। हमसे पूछा गया था म्यांमार की मुद्रा, आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यात। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों भारत में जो लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, वो थी आपकी 8 नवंबर सन 2016 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारत में जो नवीनतम नोटबंदी हुई वो 8 नवंबर 2016 को हुई, और इस दौरान भारत में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे आपके मोदी जी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस तिथि को लागू हुआ। दोस्तों जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में ना एक समिति बनी थी, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किस देश में बना था, तो 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी बना था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संगठन बना था। दुनिया में शांति के लिए ये कार्य करता है। तो यूएनओ जो है इसकी स्थापना आपसे पूछ लेता है,
24 अक्टूबर 1945। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं यूएनओ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 6। कौन कौन सी है? फ्रेंच है, रशियन है, अंग्रेजी है, चाइनीज़ है और अरबी है और स्पेनिश है। तो ये आपकी 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में गिनी जाती हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वाशिंगटन डीसी। और क्वेश्चन आए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कानपुर। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। देखो मैं असल में बता दूं, मैनचेस्टर जो जगह है ना वो इंग्लैंड में है, और मैनचेस्टर जगह सूती वस्त्र के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही उत्तर भारत में कानपुर जो है ना वो सूती वस्त्र के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो कानपुर में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका लिखी मैगस्थनीज ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, मैगस्थनीज। यहाँ लिखा है कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय ये आपका जिनेवा में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब, जिनेवा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई तो आप बताइएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। तो ये भी आपसे पूछा जाए, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब के मुख्यालय कहाँ पर है? वो जिनेवा में है। ठीक है, तो ये श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वियना। वियना में ओपेक का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखना। CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT का मुख्यालय वियना में है। और रोम में FAO का मुख्यालय। FAO लंदन में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ खेलों जो देश हैं उनका मुख्यालय भी है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, मुख्यतः महिलाओं द्वारा। और मैं आपको बता दूं चरकुला नृत्य के दौरान रथ का पहिया या घड़ा रखा जाता है जिसमें 108 दीपक रखकर सिर पर उसको बैलेंस किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ओमान की राजधानी क्या है? दोस्तों ओमान एशिया का देश है और इसकी राजधानी है मस्कट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मस्कट है। ठीक है दोस्तों। यमन की राजधानी क्या है? सना, ये भी आप याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि UAE की राजधानी क्या है? तो वह है आपकी अबू धाबी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों GST परिषद का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब वित्त मंत्री होता है। दोस्तों भारत में GST के कितने कंपोनेंट हैं? 4। CGST है ना, SGST, UTGST और IGST। तो ये 4 कंपोनेंट है GST के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI ये लखनऊ में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब लखनऊ। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ा इमामबाड़ा, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। और लखनऊ को ना सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया गया था, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किस शहर को घोषित किया गया? लखनऊ को। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लखनऊ शहर को बसाने का श्रेय आसफ उद्दौला को जाता है। आसफ उद्दौला अवध के नवाब थे चौथे, तो इनको दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र लिखा आचार्य विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है विष्णु शर्मा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। अगला प्रश्न दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? सही होगा आपका ऑप्शन बी जकार्ता में। और आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान बना था आपका 1967 में। 1967 में आसियान की स्थापना हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ये भी आप याद रखना।
बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो हमसे पूछा गया था आसियान का मुख्यालय जकार्ता। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो एग्जाम वॉरियर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वियतनाम में मुद्रा चलती है डोंग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब डोंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प को ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये पलाश कहलाता है, इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसको जंगल की आग कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों जब भारत में नोटबंदी हुई तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आरबीआई कब बना था, तो 1935 में बना था आरबीआई। और मैं आपको बता दूं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। साथ साथ आप याद रखिएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक कौन है, वो आरबीआई होता है। हमसे पूछा गया था नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर वो थे उर्जित पटेल। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एशियाई मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों एशियाई मानवाधिकार का मुख्यालय आपका हांगकांग में है, हांगकांग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसको UNHRC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसका मुख्यालय जेनेवा, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा गया था एशियाई मानवाधिकार आयोग, ये आपका हांगकांग में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है और इसका मुख्यालय लंदन में है और ये दुनिया में मानव अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मानव अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य। अगला प्रश्न क्या कहा गया, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और आपको अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय यूनियन कब गठित हुआ था, 1993 में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद कौन सा है, दोस्तों पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, डीजीपी ये पुलिस विभाग का सबसे हाईएस्ट रैंक का अधिकारी होता है। और जिले का मालिक कौन है, तो जिले का मालिक होता है एसएसपी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट जिसमें हमने 38 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप से शासन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।